Assalamu alaikum. Today's topic is deadweight loss. Why does it arises? Deadweight loss क्या है और ये बढ़ता कब है, ये क्यों बढ़ता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये deadweight loss. Why does it arises? A deadweight loss is a cost to society created by market inefficiency. Deadweight loss जो होता है ये कॉस्ट है सोसाइटी के ऊपर, लागत है सोसाइटी के ऊपर जो सोसाइटी बेयर करती है, बर्दाश्त करती है, क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी। कि मार्केट की वो कौन सी इनएफिशिएंसी है, नाकामी है, जिसकी वजह से डेड वेट लॉस बढ़ता है या डेड वेट लॉस पैदा होता है। विच अकर्स व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। डेड वेट लॉस कब होता है? जब सप्लाई और डिमांड के दरमियान क्या आता है, इक्विलिब्रियम गैप आ जाता है। इक्विलिब्रियम तो नहीं होता, लेकिन दोनों के दरमियान, सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉस बोलते हैं। डेड वेट लॉस कैन बी अप्लाइड टू एनी डेफिशिएंसी। डेड वेट लॉस कैन बी अप्लाइड टू एनी डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेड वेट लॉस को हम डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, जो कि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। अब यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी रह जाना, कमी होना। अब डेफिशिएंसी क्यों होती है? इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो वहां पे आप इनएफिशिएंट होते हैं, वहां पे आपकी नाकामी होती है, वहां पर नाकाम होते हैं, प्रॉपरली आप रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाते, जिससे आपके पास डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है। अब ये रिसोर्सेज, सबसे पहले बता दूं रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हमने बहुत दफा अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम जिनको एलोकेट करते हैं डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। कि एक कारोबार है, मसलन इसकी मैं एक मिसाल कोट कर देता हूं। एक कारोबार, हम स्कूल बनाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 300-400 बच्चा पढ़े तो 10 कनाल की बिल्डिंग काफी होगी हमारे पास। उसमें से जो स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग है वो 5 कनाल भी हो तो इनफ है। 5 कनाल उसका प्लेइंग ग्राउंड वगैरह, ईच एंड एवरी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाएं बच्चों से, वो काफी है। तो 5 कनाल जो हमारे पास जो है वो छती छताई जमीन हो और 5 कनाल ओपन एरिया होना चाहिए। तो हम कहते हैं जी 300-400 बच्चों के लिए हम प्रॉपरली एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 कनाल जमीन, लैंड जिसे हम कहते हैं, क्या वो 10 कनाल जमीन जो है हम शहर के बहुत ही बीचों बीच खरीद रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, ये भी ऑप्शंस हैं, या थोड़ा सा शहर से हट के ले रहे हैं, जो कि शहर के करीब तो है लेकिन थोड़ा सा शहर से हट के है और एक्सेसिबल भी है लोगों के लिए। क्या फायदा होगा दोनों के दरमियान? कि शहर के बीचों बीच लेंगे, एक तो रशी होगा, आना जाना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए, इनएफिशिएंट होगा, ये भी एक काम। शहर से थोड़ा सा हट के रहेंगे, शहर से थोड़ा सा हट के, ये कि रशी नहीं होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, लोगों के लिए आना जाना आसान होगा। जब लोगों के लिए आना जाना आसान होगा तो उनके लिए एक फिजिबल एक फॉर्मेट बन जाएगा आना जाना, फिजिबल वे टू कम इन द स्कूल। और हमारे लिए वो बिल्डिंग बाय करना या किराए पे लेना भी सस्ती होगी। शहर से हटवी जो बिल्डिंग है, हट के जो बिल्डिंग है वो लेना आसान होगी हमारे लिए, बनस्बत ये कि शहर के बीचों बीच लेना, वो कि महंगी मिलेगी हमें। तो ये हम यहाँ पे कहते हैं कि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने रिसोर्स को एलोकेट तो किया है लेकिन इनएफिशिएंटली किया है, कि शहर के अंदर हमने ले लिया, वो लोगों के लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी वो महंगी है। इसी तरह से लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी हमने इसी तरह से प्रॉपरली एलोकेट करना है, जो कि हमें सस्ते से सस्ता जरिया हो। लेबर सस्ते से सस्ती और स्किल्ड और पढ़ी लिखी हो। कैपिटल वहां से लेंगे जहां से हमें सस्ते से सस्ता अवेलेबल हो। अगर हमारे पास खुद के पास है सरमाया तो हम खुद का सरमाया लगाएंगे, बाहर से नहीं बाय करेंगे। अगर हमारे पास खुद के पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। कहां से लेंगे और कब लेंगे, किन शराइत में लेंगे, ये हमारे लिए एफिशिएंट
वे होना चाहिए, ना कि इनएफिशिएंट वे होना चाहिए, आंखें बंद करके बगैर स्टडी किए, बगैर मुताले किए, बगैर मार्केट विजिट किए, मनी मार्केट आई मीन बैंक्स, कि हम ऐसे ही वो लोन जहां से मर्जी उठा लें। पहले हम विजिट करेंगे कौन सा बैंक हमें सस्ता लोन देगा, कौन सी नरम शराइत पे देगा, ठीक है ना जी, कंडीशंस क्या होंगी। तो ये है बेसिकली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन हायर करेंगे, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयज कह रहा हूँ, हमारे जो सीईओज होंगे, तो ये इनके साथ भी हम क्या करेंगे, अपनी शराइत तय करेंगे, जो हमें अच्छे से अच्छा, मुनासिब से मुनासिब लगेगा, हम उसको हायर करेंगे अपनी बिजनेस को रन करने के लिए। तो दीज आर द एलोकेशन ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होती है हमारी क्या बढ़ा देती है, डेड वेट लॉस को इंक्रीज कर देती है। एग्जांपल्स ऑफ डेड वेट लॉस, एग्जांपल बयान की गई है कि किस तरह से डेड वेट लॉस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बेकर की मिसाल ली गई है, एक बेकरी वाले की। अ बेकर में मेक 90 पैकेट्स ऑफ रस्क, एक रस्क जो हम आम रूटीन में खाते हैं घरों में नाश्ते में, तो हम कहते हैं रस्क के वो 90 पैकेट्स बनाता है, बट ओनली सेल्स 70, 90 में से सिर्फ वो 70 बेचता है। क्या वजूहात हैं कि उसने स्टडी नहीं किया कंज्यूमर पैटर्न के, कितना कंज्यूमर आना था, कितने कंज्यूमर्स को मैंने बेचना था, उसका क्या रूटीन है, क्या फ्लो है, ठीक है जी, लेकिन उसने बस आंखें बंद करके 90 पैकेट्स बना दिए प्रीवियस डाटा को देखते हुए। तो वो क्या कर पाया, 90 पैकेट्स की वजह 70 पैकेट्स को सेल कर पाया। द 20 रिमेनिंग रस्क्स विल गो एक्सपायर। अब 90 में से जो 20 बच गए, 70 उसने बेच लिए हैं, 90 में से जो 20 बच गए वो क्या होंगे, वो जाया हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मोल्डी हो जाएंगे, एंड विल हैव टू बी थ्रोन अवे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो नो मोर इन यूज, इस्तेमाल में नहीं है। जब ये प्रॉब्लम आई तो वो 20 विल बी द रिजल्टिंग, 20 विल बी क्या होंगे, वो रिजल्टिंग होंगे, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन अ डेड वेट लॉस, रिजल्ट क्या निकला हमारे पास कि वो जो 20 हमारे पास जो पैकेट्स ऑफ रस्क बच गए थे वो हमारे डेड वेट लॉस में चले जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई डेड वेट लॉस अराइजेस अंडर मोनोपोली। हम स्पेसिफिक कर रहे हैं इसको, पहले हमने जनरली डिस्कस किया, जनरल प्रीव्यू किया है हमने डेड वेट लॉस का। अभी हम स्पेसिफिक करेंगे इसको कि व्हाई स्पेसिफिकली इन मोनोपोली या अंडर मोनोपोली डेड वेट लॉस अराइजेस। मोनोपोली सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट कंपटीशन, ये मार्केट के कंपटीशन का नाम है जिसमें सिंगल सेलर जो होता है वो अपनी चीज की सप्लाई देता है, इसका कंपेटिटर नहीं होता, इसका कंपटीशन नहीं होता, किसी के साथ कंपीट नहीं करता मोनोपोलिस्ट ना किसी के साथ। ये अपनी जो चीज बनाता है उसके अंदर वो खुदकार होता है, ठीक है जी, उसी में एक्सपर्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, और वो अकेला ही मालिक होता है अपनी चीज का मार्केट के अंदर। उसको कोई गाइडलाइन नहीं देने वाला, उसको कोई टफ टाइम नहीं देने वाला, उसके कोई कंपटीशन के अंदर नहीं है, ठीक है। जो सिंगल सेलर की जो मार्केट होगी दैट वुड बी अ मोनोपोलिस्ट मार्केट। द मोनोपोली प्राइसिंग क्रिएट्स अ डेड वेट लॉस। जो मोनोपोली प्राइसिंग है, मीन टू से कि जो मोनोपोलिस्ट अपनी प्राइस जारी करता है, प्राइस बनाता है, वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है डेड वेट लॉस। अब इसकी वो रीजंस बताएगा मोनोपोली प्राइसिंग जो है वो क्यों डेड वेट लॉस क्रिएट करती है। बिकॉज द फर्म फॉरगोज ट्रांजैक्शंस विद द कंज्यूमर्स। फर्म्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कंज्यूमर्स बाय नहीं करते। मोनोपोलिस्ट फर्म की बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो नहीं हो पाती क्योंकि कंज्यूमर्स उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। कंज्यूमर्स तो बाउंड नहीं है ना कि वो उस चीज को लाजमी ही बाय करेगा। बहुत सारे कंज्यूमर्स कहते हैं ठीक है, अगर हमें इसकी कीमत समझ नहीं आती तो हम इसको बाय नहीं करते, हम इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गुजारा कर लेंगे इसके बगैर अगर कहीं और से नहीं भी मिलेगी, क्योंकि ये अकेला ही प्रोड्यूसर है ना इस चीज का, और तो प्रोड्यूसर भी कोई नहीं इस चीज का। इसके बाद मोनोपोलीज कैन बिकम इनएफिशिएंट। मोनोपोलीज जो होती हैं वो इनएफिशिएंट होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। कैसे इनएफिशिएंट होती हैं, लेस इनोवेटिव होती हैं, ओवर टाइम इनोवेशंस भी इसके अंदर नहीं आती ज्यादा, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ compete विद अदर प्रोड्यूसर्स इन अ मार्केट प्लेस। क्यों होती है लेस इनोवेटिव और इनएफिशिएंट, क्योंकि इनके यहां कंपटीशन नहीं होता, इनका दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ कंपटीशन नहीं होता अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी प्राइस के हवाले से।
जब प्राइस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, क्वालिटी क्वांटिटी के हवाले से इनका कंपटीशन नहीं है अपने दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ, कोई दूसरा प्रोड्यूसर भी नहीं है, तो ये इनएफिशिएंट है। फिर इनको कोई जरूरत ही नहीं इनोवेशन लेके आने की, बस ठीक है जैसी इनकी चीज चल रही है, बिक रही है, बिकती जाएगी, इनको क्या जरूरत है। तो इन द केस ऑफ मोनोपोलीज, अब्यूज ऑफ पावर कैन लीड टू मार्केट फेलियर। तो जब ये अपनी इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं तो फिर ये मार्केट में फेल हो जाते हैं। अब इसकी मैं आपकी एग्जाम्पल से बात समझाता हूं, वो आपको इससे ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आएगी। इसकी एक मिसाल तो ये है कि पाकिस्तान रेलवे एक मोनोपोलिस्ट इदारा है पाकिस्तान के अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टली अंडर है। अभी 2021 के अंदर, 2020 के अंदर ये इदारा जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के, सारा ही जो है सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, बहुत सारा इसमें प्राइवेटाइज भी कर दिया गया था सिस्टम, लेकिन फिर भी वो आता तो गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर ही है। लेकिन चलें, आपको ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान रेलवे एक मोनोपोलिस्ट इदारा है और ये इसकी अपनी मोनोपोली है। अब मोनोपोली किस चीज के अंदर होती है ये जरा क्लियर कर लें। मैं एक पैसेंजर हूं, मैंने फैसलाबाद से लाहौर, फैसलाबाद एक शहर है पाकिस्तान का, लाहौर एक शहर है पाकिस्तान का, सूबा पंजाब के अंदर। तो हम कहते हैं जी कि फैसलाबाद से लाहौर की तरफ मैंने जाना है, तो मैंने टिकट बाय करना रेलवे का। तो टिकट बाय करता हूं जी, मुझे टिकट उसका मिलता है। मैंने वैसे बाय द वे कभी सफर ट्रेन का बड़ा अर्सा पहले सफर किया हुआ है, 8-10 साल पहले। कभी खुद से मैंने सफर अब नहीं किया, पर्सनल गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, तो खुद से ऐसे ट्रेन का सफर नहीं किया। लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेड लगा लेता हूं कि 400 रुपये फेयर है, 400 पाकिस्तानी रुपए जो ना फेयर है ट्रेन का टिकट फैसलाबाद से लाहौर का। अब ये 400 रुपये टिकट कैसे डिफाइन किया गया? मुझे शायद इससे भी सस्ता जो है ना वो टिकट मिल जाए बाहर बस का, और मुझे जल्दी भी पहुंचा दे, ठीक है जी। लेकिन ट्रेन का टिकट 400 रुपये ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए, इफेक्ट नहीं कर सकता कोई भी कंज्यूमर या कोई दूसरा प्रोड्यूसर, तो ट्रेन का है ही नहीं। दूसरी पटरी पे ट्रेन तो चल ही नहीं सकती गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, तो मुझे 400 का टिकट लेके ही जाना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है जी। दिस इज अ प्राइस डिफाइंड बाय अ मोनोपोलिस्ट। लेकिन चले मैं मान लेता हूं ये बात कि 400 रुपये टिकट है, लेकिन मुझे सहूलियत क्या मिल रही है? क्या मुझे जो बाहर बस में सर्विसेज 400 रुपए की मिल रही हैं, क्या वो ट्रेन में वही सर्विसेज हैं? इतनी अच्छी ट्रेन एयर कंडीशन है जो बस है? क्या ट्रेन के अंदर ट्रेन हॉस्टेस भी है, जो बस के अंदर बस हॉस्टेस हमें यहाँ मिलती है फैसलाबाद से लाहौर के लिए, बिलाल ट्रैवल, डाइवो वगैरह ये सर्विसेज जो हमें मिलती हैं, क्या उसमें खाना भी हमें सर्व करते हैं? नहीं करते। ये है इनएफिशिएंसीज उन ट्रेन कंपनीज की जो कि मोनोपोलिस्ट कंपनी है, ठीक है जी। अब वो जो मोनोपोलिस्ट कंपनी है उसने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये जो काम कर रहे हैं जिससे हमारा कंज्यूमर डिस्टर्ब होगा, डिसहार्ट होगा। कंज्यूमर तो बहुत सारी चीजें डिमांड करता है 400 रुपए के अंदर, जबकि हम तो उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको सीट दे रहे हैं। सीट भी शायद समटाइम फटी मिले हमें, प्रॉपर सीट भी ना मिले हमें, शायद ट्रेन में समटाइम स्मेल भी हो, ठीक है, हम उसको पसंद ना कर रहे हैं स्मेल को, तो हम बस में बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, नीट एंड क्लीन परफ्यूम्ड बस होगी, सर्विसेज होंगी, एयर बस हॉस्टेस हमारे पास होगी, ठीक है ना जी, एयर हेडफोन होंगे, हमारी हर सीट पे एलईडी लगी होगी, एलसीडी, ठीक है ना जी, अपनी मर्जी का म्यूजिक होगा, मूवी होगी या नात होगी, जो भी हम सुनना चाहते हैं व्हाटएवर। तो ये चीजें सारी क्या है, हमें वहां पे इनएफिशिएंसीज के जिम्मे में आती है। तो जिससे इनएफिशिएंसी से क्या होगा, इनोवेशन भी नहीं आएगी, क्योंकि इनोवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको कंपेटिटर नहीं है। इनोवेशन नहीं आएगी, सीटें चेंज नहीं होंगी, एलईडी नहीं लगेगी अंदर, ठीक है ना जी, अंदर बस ट्रेन हॉस्टेस नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं होगा बैठने का, ठीक है ना जी, या वॉशरूम की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो ये चीजें फिर सारी हमें क्या करेंगी, इनोवेशन और इनएफिशिएंट बनाएंगी, लेस इनोवेटिव और मोर इनएफिशिएंट बनाएंगी। जिससे क्या होगा, फिर डेड वेट लॉस क्रिएट होगा, क्योंकि एक ट्रेन का अगर 100 पैसेंजर एक ट्रेन में बैठ के जाता है या 500 पैसेंजर एक ट्रेन में बैठ के जाता है, वहां पे 400 पैसेंजर बैठ के जाएगा, 350 बैठ के जाएगा 400 रुपए की टिकट के ऊपर। जिससे क्या होगी, ट्रेन का 150 जो सीटें हैं वो खाली जाएंगी, वो भरी हुई नहीं जाएंगी। जब 150 सीटें खाली जाएंगी तो ट्रेन का फेयर जो होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। इनएफिशिएंसी हम इसको काउंट करेंगे, जिससे क्या होगा, फिर कंपनी को नुकसान होगा। जब कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी वो किसके खाते में डालेगी, ओवरऑल सोसाइटी के खाते में डालेगी, ठीक है जी। ओवरऑल सोसाइटी को इसकी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। अगर 500 की सीटें हैं, 500 की कैपेसिटी है, तो 500 लोग ही उसके अंदर बैठ के जाएंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई बराबर है। लेकिन अगर 500 लोग नहीं बैठ के जाएंगे तो डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, there would be a gap between demand and supply, that would be the cause of
डेड वेट लॉस। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ MC इज इक्वल टू MR। MC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट एंड MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। Every firm produces until its selling price is equal to marginal cost. In other words, firm produces until MR is equal to MC. कोई भी फर्म है, चाहे मोनोपोलिस्ट है चाहे दूसरी फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, अपनी चीज को तब तक पैदा करती हैं जब तक उनका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं हो जाता। इन शॉर्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है हर अगला यूनिट जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर कितना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और हर अगले यूनिट से हम कितना कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है जो कि हमें एक हर फर्म को पूरी करनी पड़ती है। इफ फर्म्स कंटिन्यूज इट्स सेलिंग, लेकिन फिर भी अगर फर्म क्या करती है, अपनी सेलिंग जारी रखती है या अपनी प्रोडक्शन जारी रखती है एट MR लेस देन MC या MC ग्रेटर देन MR, देन इट विल फेस लॉसेस। हर अगला यूनिट महंगा पैदा होगा जबकि उस यूनिट से जो वसूली होगी वो कम होगी। ठीक है जी, हर अगले यूनिट की कॉस्ट ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी फर्म नहीं करती। ठीक है जी, फर्म क्या करती है, प्रोड्यूसेस अंटिल MR इज इक्वल टू MC या MC इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाई डेड वेट लॉस अकर इन मोनोपोली। डेड वेट लॉस मोनोपोली के अंदर अकर क्यों करता है? चार्जेस अ प्राइस दैट इज अबव द मार्जिनल कॉस्ट। भाई हर यूनिट जो हम पैदा कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी लागत क्या है, उस लागत से अगर हम क्या कर रहे हैं, कीमत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो होगा क्या, नॉट एवरीबडी इन सोसाइटी वैल्यूज द गुड इनफ टू बाय इट। हर बंदा तो भाई उस कीमत पर 400 रुपए की टिकट के ऊपर जो ट्रेन का सफर नहीं कर सकता, कोई बंदा 200 रुपए भी सफर करके लाहौर पहुंच जाएगा, वो कहेगा ठीक है इसी तरह का सफर करना ना ट्रेन में भी, बगैर एसी के, इकोनॉमी क्लास में, तो ठीक है फिर बस में बैठ के चला जाता हूं, आम सी बस में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है वो जल्दी भी पहुंचा देगी मुझे। तो हर बंदा उसको बाय नहीं करता, अफोर्ड नहीं करता, या उसके लिए वो गुड इनफ नहीं होता टू बाय इट, तो एट दैट हाई ऑफ अ प्राइस, तो वो उसको टिकट नहीं खरीदेगा। ठीक है जी, देयरफॉर इट इज सोशली इनएफिशिएंट एंड डेड वेट लॉस अकर्स। तो वही बात, फिर 500 की गाड़ी जो है वो फुल भर के नहीं जाएगी, 150 सीटर्स में या 100 सीटें खाली जाएंगी, जिससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी और एक कॉस्ट अकर हो जाएगी। दैट कॉस्ट इज कॉस्ट डेड वेट लॉस। तो ये आज की हमारी स्लाइड्स हैं जिसके अंदर हमने डेड वेट लॉस का जिक्र किया, और स्पेशली हमने मोनोपोली का केस डिस्कस किया है कि व्हाट हैपेंस इफ डेड वेट लॉस अकर इन मोनोपोली। सो मोनोपोली क्यों रीजन है डेड वेट लॉस अकर करने की, होने की। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।